बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अक्यूट एंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। चैप्टर नंबर 51 है ये आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें आपके अक्यूट टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक हो गया और इसके अलावा डिफ्थीरिया हो गया। ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके जो होते हैं फोशल टॉन्सिल्स होते हैं जो कि पैराटाइन टॉन्सिल्स भी कहते हैं इनको। अब ये टॉन्सिल्स हमने पढ़े थे, इनकी थोड़ी सी डिटेल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपके जो है ना MCQs में पूछ लेते होते हैं। सबसे पहले ये है कि 2 इन नंबर होते हैं, अवॉइड शेप के होते हैं और लेटल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स में जो है ये पाए जाते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर पिलर्स होते हैं और उसके अंदर जो है ये ऐसे स्टडीड होते हैं, मतलब दरमियान में जो है पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट के इसकी सर्फेसेस होती हैं जो कि इसकी एक मीडियल सर्फेस होती है। सपोज करें कि टॉन्सिल 1 है, ये 2 है, तो ये अंदर तरफ इसकी मीडियल सर्फेस होगी, यहाँ पे इसकी लेटरल सर्फेस होगी। ठीक है, ये मगर माउथ है तो इसकी मीडियल सर्फेस टॉन्सिल्स की है, उसमें कौन सी एपिथेलियम होती है? नॉन कैटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रिप्स होती हैं, मतलब ये इस तरह होती है। ठीक है, इसमें क्रिप्स होती हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ा क्रिप्ट होता है जिसे कहते हैं क्रिप्टा मैग्ना, और या से कहते हैं इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट भी कहते हैं, जो सबसे बड़ा एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है लेटरल सरफेस जो कि हमारी इस तरफ होगी। ठीक है, लेटरल सरफेस में बता रही हैं कि वो वेल डिफाइंड होती है और वहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल की वजह से हम उसे बड़े ही इजीली जो है उसे डाइसेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कैप्सूल के साथ कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो बिल्कुल लूज सा अटैच होता है। अगर कोई भी पस होती है तो पस कलेक्शन हो जाती है, इसे हम कहते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सिस कहते हैं। और ये आपका इंपॉर्टेंट है आगे की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ अगर एक्युमुलेट हो जाए इस सरफेस, इस जो एरिया है इसके अंदर, तो इसे पेरिटॉन्सिलर एब्सिस कहते होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपर पोल जो है ना वो सॉफ्ट पैलेट में गया होता है, वहाँ पे समय जो ल्यूनर है फोल्ड होते हैं। उसके बाद लोअर पोल जो होता है वो टंग के साथ अटैच होता है, वहाँ पे एक ट्रायंगुलर फोल्ड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बेड ऑफ टॉन्सिल्स की। आपका इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी किया होगा लेकिन भूल गया होगा। हम दोबारा पढ़ते हैं कि बेड ऑफ टॉन्सिल क्या होता है। सबसे पहले तो आगे जी टॉन्सिल्स आ गई। ठीक है, टॉन्सिल्स के बिल्कुल पीछे यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक कैप्सूल आ गया। अब कैप्सूल के साथ 1 पे कैप्सूल है, कैप्सूल के साथ जो है 2 नंबर पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है और कनेक्टिव टिश्यू के साथ पैराटॉन्सिलर वेन होती है। पैराटॉन्सिलर वेन के बाद आपका आएगा फ्रिंजोबेसिलर फेशिया। 10th नंबर पे आपका फ्रिंजोबेसिलर फेशिया आ गया। फेशिया के बाद आपका एक आएगा मसल जो कि है आपका सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बेड पे कौन सा मसल आता है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल आता है। उसके बाद एक और मेम्ब्रेन आएगी, आपने याद रखना है कि सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल की पीछे भी एक मेम्ब्रेन है, आगे मेम्ब्रेन। जो पीछे मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है बक्कोफरेंजियल फेशिया होती है। ठीक है, उसको कवर कर रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें नर्व कौन सी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि इसमें जो है वो ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व आ रही होती है। ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व के बिल्कुल साथ जो है आपका एक मसल होता है स्टाइलोग्लोसस, और स्टाइलोग्लोसस के साथ ही स्टाइलोइड प्रोसेस भी आ रहा होता है। अगर हम बात करें कि इसमें जो है आर्टरी कौन सी आती है, तो वो आती है फेशियल आर्टरी आ रही होती है। इसके अलावा उसके बाहर हम मज़ीद बाहर जाएं तो कौन सा मसल होता है? मीडियल टेरिगोइड मसल होता है। फिर जो है आपकी मैंडिबल आ जाती है और मैंडिबल के बाद नीचे की तरफ जाएं अगर तो बाहर की तरफ जो है आपका क्या आता है, आपका ग्लैंड आता है जो कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। इस तरह से जो है इसकी अरेंजमेंट होती है। इस डायग्राम से आपने इसको कर लेना है। आपके MCQs क्या आते होते हैं? आपके MCQs आते हैं कौन सा मसल है, ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है, फिर आउटसाइड पे कौन सा मसल है, स्टाइलोग्लोसिस हो सकता है, मीडियल टेरिगोइड हो सकता है, सबसे बाहर की तरफ जो है मीडियल टेरिगोइड है, फिर जो है स्टाइलोग्लोसिस है, फिर जो है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है। ये जो बातें हैं आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट ये है कि ब्लड सप्लाई क्या है। ब्लड सप्लाई इसकी जो आती है फेशियल आर्टरी से आती है, टॉन्सिलर ब्रांच एक्सटर्नल कैडोट से आती है, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, और फेशियल आर्टरी से आती है असेंडिंग पैलेटाइन आती है, और फेशियल से ही आती है टॉन्सिलर ब्रांच। 2 ब्रांचेस फेशियल से आ गई, एक होगी कैडोट से आ गई है, एक जो आती है वो लिंगुअल से आती है, और फिर आती है मैक्सिलरी आर्टरी से आती है जो कि डिसेंडिंग ब्रांच होती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ जाती है? सुपीरियर जो है ना जाती है अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में, जो थ्रू द जुगलोडाइगेस्ट्रिक नोड्स। ठीक है, उसके बाद नर्व्स की बात करें तो इसमें नर्व कौन सी होती है? नर्व 5 सप्लाई कर रही होती है, और उसके अलावा ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व भी जो है ना उससे सप्लाई लेके जा रही होती है। टॉन्सिल्स ने क्या करना होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा सर्विलेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, मतलब उस एंटीजन को पकड़ के प्रेजेंट करती है, एंटीबॉडीज़ को जो है ना उसके लिए पैदा होती हैं। ये इसका सर्विलेंस मैकेनिज्म करवा रही होती है। लोकल इम्यूनिटी भी इसमें करवाती होती है, और इसमें कौन से जो है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम होती है, उसको क्या कंटेंट होती है? M सेल्स उसके अंदर होती हैं जो कि एंटीजन को पकड़ती हैं, उसे प्रोसेस करती हैं, उसको लेके जाती हैं और उसके खिलाफ जो है वो रिएक्शन देती हैं B सेल्स वगैरह स्टिमुलेट होके। उसके बाद जो है सर्विलेंस मैकेनिज्म ये है कि ये जो भी आपका बॉडी में आएगा कोई भी एंटीजन वगैरह, तो बॉडी जो है वो अलर्ट हो जाएगी, उसके खिलाफ जो कम्प्लेक्स इम्यून सिस्टम जो है ना वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा, पूरी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्स करेगी।
अब ये बात याद रखनी है कि 4 to 10 ईयर्स में मोस्ट जो है ना ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी एज के। इसके अलावा यहाँ पे बात याद रखनी है कि अगर हम टॉन्सिल्स को रिमूव कर दें तो पेशेंट ससेप्टिबल होता है पोलियो वायरस के, और इसकी वजह से जो है इंसिडेंस बढ़ जाता है कि इसका होचकन डिजीज़ का। और ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs भी है यहाँ पे भी और कम्युनिटी मेडिसिन में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। अब अक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है वो इंपॉर्टेंट है। 4 दिन की 5 दिन की हिस्ट्री होगी और आपके पास आएंगे पेशेंट के इसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है या फिर सोर थ्रोट है या फिर जो है साथ में एयर एक्ट भी है। जब भी गला ख़राब हो, एयर एक्ट भी साथ है, तो हमें ये होता है कि उसको फ्रिंजाइटिस हुआ है, उसके बाद जो है उसको टॉन्सिलाइटिस भी हो गया। सो हम फर्दर बात करते हैं कि टॉन्सिल्स में जो है क्या क्या हो सकती हैं टाइप्स इसकी। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एक्यूट कैटरल हो सकती है, एक्यूट फोलिकुलर हो सकती है, एक्यूट पेनकैमल हो सकती है, एक्यूट मेम्ब्रेनस हो सकती है। अब कैटरल या सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पूरी जो गला है ना, पूरा का पूरा गला ख़राब होता है, फ्रिंजाइटिस होता है, उसके साथ जो है वो टॉन्सिल्स भी इन्वॉल्व होते ही होती हैं। फिर एक्यूट फोलिकुलर में क्या होता है कि इसमें जो करीब्स होती हैं उनमें प्रूडेंट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, येलो स्पॉट्स में नज़र आ रही है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको येलो स्पॉट्स। तो ये कौन सा टाइप है? एक्यूट फोलिकुलर है। एक्यूट पेनकैमल में ये होती है कि पेनकैमा जो है वो यूनिफॉर्मली इनलार्ज कर जाती है और इनलार्ज होने की वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी आ रही होती है। उसके बाद है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन बन जाती है। मेम्ब्रेन किससे बनती है? जो कि फॉलिकल्स में एक्सुडेट था, उस एक्सुडेट से वो बाहर निकलती है। एक्सुडेट निकलने की वजह से जो है वहाँ पे बन जाती है। अब ये डिफ्थीरिया नहीं है, क्योंकि डिफ्थीरिया में एक अलग टाइप की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ये एक फॉल्स मेम्ब्रेन बनती है। सो इसमें ये टाइप आती है इसकी। अगर हम बात करें इसकी टियोलॉजी की, तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करता है और अडल्ट्स को भी कर सकता है। साथ ही कौन सी मोस्ट कॉमन है, MCQs भी है आपका कि हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज करवाता है। इसके अलावा जो है स्टेफ हो गया, निमोकोकाई हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया। सब सिम्टम्स की बात करें तो आपके पास ये आता है कि सोर थ्रोट के साथ आया और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होता है, मतलब उसको डिस्फेजिया हो रहा होता है। ठीक है, उसको जो है खाने में डिफ़िकल्टी होती है, डिस्फेजिया कहते हैं और ओनोफेजिया कहते हैं, क्योंकि पेन भी साथ हो सकती है। इस पेशेंट को जो है वो फ़ीवर होगा, फ़ीवर से पता चलेगा कि इसको जो है इन्फेक्शन हो गया है। उसके बाद एयर एक्ट होगा। ठीक है, आपके जब बताएं आपको भी जब भी कि उसको जो है गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, साथ एयर एक्ट है, तो आपने याद करना है कि ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, क्योंकि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में और टाइप्स भी आती है। मेनली ये नहीं होता कि टॉन्सिल्स बहुत इलाज कर गए हैं। अगर टॉन्सिल्स बहुत इलाज कर जाएँ तब ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में, लेकिन एक्यूट में जो ना इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, बस जो गला है वो उसका ज़्यादा सोर थ्रोट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि सिंपल फ्रिंजाइटिस की तरह उसको जो है ना वो हेडेक होता है, जनरल बॉडी एक होती है, मेलेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, एब्डोमिनल पेन होता है। ये सिंपल चीज़ें जो है इसके अंदर हो रही होती हैं। साइन की बात करें तो हम जब बच्चे को देखते हैं तो हम देखते ही डायग्नोस कर लेते होते हैं, बहुत ईजी इसका डायग्नोसिस होता है। हमने देखा तो उसकी जो ब्रेथ इसमें स्मेल होती है, टंग जो होती है उसकी वाइटिश कलर की हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इनके जो पिलर्स होते हैं, अंटीरियर पिलर्स, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं अंटीरियर पिलर, ये जो होते हैं बिल्कुल रेडिश हाइपरिमिक हो जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट और यूवेला भी टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड होती हैं, स्वोलन होती हैं, येलो स्पॉट्स में नज़र आ सकते हैं अगर तो वो एक्यूट फोलिकुलर टॉन्सिल्स हैं। अगर वाइटिश मेम्ब्रेन नज़र आ गई है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्यूट मेम्ब्रेनस है, मतलब इसको मेम्ब्रेन बन गई है और वो ईजिली जो है वाइप अवे हो जाती है, क्योंकि डिफ्थीरिया में जो है वो ईजिली वाइप नहीं होती। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर टॉन्सिल्स जो है वो बहुत बड़े हो गए हैं, उनका एडिमा हो गया, ठीक है, मिड लाइन में अप्रोच करें तो हम कहते हैं कि ये पेनकैमेटस टॉन्सिलाइटिस है। फिर हम करते हैं जी इसकी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हमने एज सच लिखनी है कि पेशेंट को हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, उसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटी माइक्रोबियल में कौन सा देंगे, पेनिसिलिन जो है वो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हम देते होते हैं। और अगर पेशेंट एलर्जी के पेनिसिलिन तो आपने बड़ा हुआ कि इरिथ्रोमाइसिन देते हैं और कब तक देते हैं, 7 to 10 डेज़ के लिए जो है हम इसको देते होते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके यूक्यू जब आते हैं तो आपसे ये पूछते होते हैं। सो आपने याद करना है कि अक्यूट है तो क्रोनिक में जा सकता है। इसके अलावा 3 तरह के जो है यहाँ पे एब्सेस लिखे हुए हैं। अब 3 तरह के एब्सेस कौन कौन से हैं? एक होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जो टॉन्सिल्स के बिल्कुल पीछे की तरफ होता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हो सकती है। इसके अलावा पैराफ्रिंजियल स्पेस होती है, वहाँ पे एब्सेस बन सकता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये। इसके अलावा सर्वाइकल एब्सेस हो सकता है। फिर कान का मसला हो सकता है, तो हमने कहा कि क्यूरेटाइटिस मीडिया हो सकता है। अब ये 2 हैं, बल्कि जो 3 हैं ये अक्सर जो है ना बच्चे भूल जाते हैं। ऊपर वाले हमने लिख दिए लेकिन नीचे वाले याद नहीं रहते। नीचे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मेंशन करने ही करने हैं कि इसमें रूमेटिक फीवर हो सकता है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, ठीक है, और इसके अलावा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है और सब एक्यूट बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस होता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस वीडेंस की वजह से होता है। और ये आपका पैथो में जो है वो MCQs भी है कि जो एंडोकार्डाइटिस की मेन वजह क्या होती है, स्ट्रेप्टोकोकस वीडेंस होती है। सो ये आपने इसके अंदर याद करना है। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन बनी है टॉन्सिल्स के ऊपर, उसकी डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं। कोई
कोई भी अगर सपोज डिफ्थेरिया आता है, कुछ भी आता है, तो उसकी रिवीज में सब कुछ आएगा कि मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस मैंने पढ़ लिया, डिफ्थेरिया हो सकता है, विंड्स न जाना हो सकता है, कि हमने पहले कर लिया, कि आपको क्वेश्चन भी था। आगे इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस इसके अंदर हो सकता है। इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस में किस होता है, एप्स्टाइन बार वायरस की वजह से होता है, और इसमें लिम्फ नोड्स भी इलाज कर देते हैं। और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में भी काफ़ी चांसेस होती हैं कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो इलाज कर जाते होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, एम्फिस अल्सर हो गया, क्योंकि अल्सर बनेगा तो बाद में जो है इसकी उसे हील करने के लिए जो हीलिंग प्रोसेस होता है उससे मेम्ब्रेन बन जाती है। इसके अलावा मेलेनिस हो सकती है, टोमेटिक अल्सर हो सकता है, कैंडिडल इन्फेक्शन हो सकता है, कि आपने डिटेल सिर्फ नाम करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोशल डिफ्थेरिया का। कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कर ले, यहाँ से कर ले, मर्जी है, बट मैं यहाँ से करवाती हूँ। अब डिफ्थेरिया किस वजह से होता है, ये होता है हमारा कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से होता है, और इसका इंक्यूबेशन भी 2 to 6 डेज़ होता है, सही है। और पर्सन जो है वो कैरियर भी इसके अंदर हो सकते हैं, मतलब हार्बर कर सकते हैं, चाहे उनको सिम्टम हो या ना हो। अब है क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या इसके अंदर होते हैं। अब इसमें ओरोफेरेंस की हम बात करें तो इसमें क्या क्या होंगे कि इसमें ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन होगी, और आपके बड़े ही आसानी से यूक्यूज बताया होता है कि उसके ऊपर मेम्ब्रेन है। टॉन्सिस के ऊपर होती है, सॉफ्ट पेल्ट भी हो सकती है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल में जा सकती है, ये बहुत टेनेशियस होती है, और कास्ट ब्लीडिंग में रिमूव, ये रिमूव नहीं होती, अगर रिमूव करने की कोशिश करें तो ब्लीडिंग करवाएगी। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इसके अंदर इलाज होते हैं, सही है, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और कौन से इलाज होती हैं, जुगुलोडाइगेस्ट्रिक होते हैं, और इस वजह से जो है इलाज होने की जैसे टेंडर होने की, जैसे इसे हमें बुल नेक भी कह रहे होते हैं। पेशेंट जो होता है वो काफ़ी टॉक्सिक फील कर रहा होता है, और फीवर भी उसको काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद इसके ना कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो आप इसके अंदर नोट कर लेंगे कि वो आपके यूक्यू पूछा गया तो आप कैसे डायग्नोस करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आपने इसकी जो ना वो हिस्ट्री करनी होती है, हिस्ट्री लेनी होती है, फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है, ठीक है, फिर आपने जो है इसका बोन मैरो बायोप्सी करवानी होती है, बल्कि नहीं, इससे पहले आपने DLC लेना है, ठीक है, डिफरेंशियल का TLC भी लेना है और DLC भी लेना है। इसके अलावा ब्लड स्मीयर भी आप कर सकती हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद बोन मैरो बायोप्सी, वो काफ़ी देर की बात है, और मतलब हम डायग्नोस करते होते हैं कि मेम्ब्रेन जो बनी है मे बी जो है डिफ्थेरिया की वजह से नहीं बनी, ये ल्यूकीमिया की वजह से बन गई स्पॉज के, इसलिए हमने बोन मैरो बायोप्सी करवानी है। इसके अलावा मोनोस्पॉट टेस्ट भी होता है, वो भी करवाते होते हैं, सो ये आपने इसमें याद कर लेना है। और कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पीछे की थी। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो है हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, इसमें कौन सी थी, मायोकार्डिटिस हो गया, कार्डियक इरिथमियास होती हैं, और सर्कुलेटरी फेलियर होता है। सेकंड जो है आपका वो है आपकी नर्व्स की प्रॉब्लम, ठीक है, सेकंड जो है वो नर्व्स का है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, पैल्सिस होती है, शॉर्ट पैलेट की, और डायफ्राम की, और ऑक्यूलर मसल्स की। थर्ड जो है वो लेरिंग्स का है। लेरिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको मेम्ब्रेन बन जाती है तो जो है इमरजेंसी हो सकती है, उसको जो है ना सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब जो है आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। सो ये 3 कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूक्यू भी है आपकी। आगे ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने इसको एंटीटॉक्सिन देना है, और एंटीटॉक्सिन के बारे में जो है दिया हुआ है कि 20 to 40,000 हम दे सकते हैं, फिर 80 to 120,000 दे सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर किस्म का है तो। उसके बाद हमने एंटीबायोटिक देनी है, एंटीबायोटिक कौन सी देंगे, बेंजाइल पेनिसिलिन देनी है, ठीक है, तो आपने ये याद करनी है इसके अंदर, और 7 डेज़ के लिए देनी है। जहाँ पे ड्रग्स कम होती हैं या फिर थोड़ी मतलब 1-2 होती हैं तो आप उसमें ना लास्ट में डोज भी याद कर लें तो बेस्ट वे में याद हो जाता है, अगर डिपेंड करता है अगर आपको याद होता है तो। आगे हम बात करते हैं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की। क्रोनिक कब होगा, जब एक्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ और वो लीड कर गया है क्रोनिक की तरफ, या कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन था, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन है, या फिर बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा एज है, इस केसेस में या फिर कोई ना टीथ का या साइनसिस का इन्फेक्शन काफ़ी अरसे से है तो उससे भी हो सकता है। आगे ये भी आपका जो है ना इंपॉर्टेंट यूक्यू है, सही है, तीनों ही यूक्यू है आपके। आगे क्रोनिक कौन से टाइप्स हैं इसकी, क्रोनिक फॉलिकुलर, वही बात, क्रोनिक पैरेन्काइमाइटिस, और थर्ड जो है ना क्रोनिक फिब्रोइड है। फॉलिकुलर में क्या होगा, वो चीज़ी मटेरियल होगा, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें चीज़ी मटेरियल का जिक्र किया हुआ है, सो आपने क्रोनिक फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस इसमें मेंशन करना है। पैरेन्काइमाइटिस में क्या होता है कि वो इतना इनलार्ज कर देता है कि इंसान को ना सांस सकता है, ना इंसान बोल सकता है, ना इंसान कुछ खा सकता है, और सोने में भी इसको मुश्किल होती है। क्रोनिक फिब्रोइड में क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे जो है ना वो दाने बन जाते हैं, फाइब्रोइड जैसे फाइब्रोइड होते हैं। आगे क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसकी, अब इसमें ये होता है कि बार बार जो ना उस पेशेंट को ना अटैक होता है, अगर वो कह देंगे साल में 3 अटैक में, 4 अटैक में, 5 अटैक में बार बार एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के अटैक होते हैं तो वो क्रोनिक की तरफ जा सकता है, या कोई क्रोनिक इरिटेशन पर्सन को कफ है काफ़ी अर्से से तब हो सकता है। और इसके अलावा जो है बैड टेस्ट इन माउथ होगी और फाउल ब्रीथ भी इसके अंदर होगी, ठीक है, स्मेल आएगी हमें क्योंकि इसमें पस होती है। ठीक स्पीच होगी, मतलब से इतना बोल नहीं सकता, से इतना खा नहीं सकता, और इसके अलावा रात को भी इसको जो है नींद नहीं आती क्योंकि सांस जो है उसका बंद होने लगता है, चोकिंग होती है उसकी। एग्जामिनेशन क्या होती है, समझ एग्जामिनेशन की, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे साइन पूछते भी होते हैं कि साइन बताएं क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का, तो आपने याद करना है कि इसमें ना इन्लार्जमेंट होती है सबसे पहले टॉन्सिल्स की, और मिड लाइन अगर वो अप्रोच कर गया तो मतलब ये क्रोनिक पैरेन्काइमाइटिस है। इसके अलावा येलोश बीड्स ऑफ पस ऑन द मीडियल साइड सरफेस ऑफ टॉन्सिल्स, अगर फॉलिकुलर टाइप है तो मीडियल सरफेस पे हमें क्या मिलेंगे, येलोश पस मिलेगा।
नेक्स्ट ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है, बल्कि आपसे ये MCQs भी है आपका, कि जो अंटीरियर पिलर है उसकी फ्लशिंग हो, उसकी हल्की हल्की रेडनेस हो या फिर फ्लेयर हो उसका, ठीक है। सो हम ये साइन होता है क्रॉनिक टॉन्सिलर इन्फेक्शन का, सो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जुगलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड जो है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके अंदर हो जाता है। सो ये पॉइंट जो आपने मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलना। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, वो जो हमने पहले की है। उसके बाद जो है टॉन्सिलेक्टमी करते होते हैं, इंडिकेटेड होती है। ये आपका लास्ट में चैप्टर दिया हुआ है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑपरेटिव सर्जरी में पूछते होते हैं टॉन्सिलेक्टमी की इंडिकेशन क्या क्या है। सो इस चैप्टर के बाद मैं वो भी करवा देती हूँ आपको। आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, सबसे पहले तो 3 एब्सेस बन जाएंगे। कौन से? पेरिटॉन्सिलर, पेरिफेरंजियल और इंट्राटॉन्सिलर हो गया। इसके अलावा स्टोन की फॉर्मेशन हो सकती है, टॉन्सिलोलिथ्स बन सकते हैं, सिस्ट बन सकता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन होगा तो रिमेटिक फीवर हो गया या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, स्किन डिसऑर्डर, आई वाली ये सारी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आ सकती हैं। उसके बाद ये आपका दिया हुआ है, जस्ट एक दफ़ा आप रीड कर लें, कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। लिंगोटोसिस की बात करें तो लिंगोटोसिस इफेक्टेड होंगे तो टंग के बिल्कुल पीछे की तरफ है यहाँ पे लिंगोटोसिस, ठीक है। ये इफेक्टेड होंगे तो जाहिर सी बात है बंदे को डिस्फेजिया होगा, बंदे को फील होगा लंप है थ्रोट के अंदर। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हाइपरट्रोफिक ऑफ लिंगुअल टॉन्सिस। ये कब होता है? इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम टॉन्सिस को रिमूव करते हैं, फोशियल टॉन्सिस को, तो लिंगुअल टॉन्सिस जो है उनकी हाइपरट्रोफीड हो जाती है, कंपनसेटरी हाइपरट्रोफीड होती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड इन्फेक्शन, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होता है इस पेशेंट को और वो इलाज कर जाती हैं। इसके अलावा जो है टॉन्सिस का एब्सेस भी डेवलप कर सकता है। सो आपका मेन जो टॉपिक है वो 3 ही है, कि एक है एक्यूट है, फिर है क्रॉनिक है आपका जी टॉन्सिलाइटिस, फिर जो है आपका डिफ्थीरिया वाला। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।